अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब वफ्द समेत चीन के सरकारी दौरे पर हैं। पाकिस्तान चीन बिजनेस फोरम में मौजूद हमारे ज़राए के मुताबिक इसी फोरम में शरीक तमाम जो वुज़रा हैं उनकी दिलचस्पी का आलम यह है, और बिलखसूस वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल साहब की दिलचस्पी का आलम यह था कि वो अमरीकी सहाफ़ी को बज़रिया ट्वीट जवाब देते रहे, ऑल्दो कि वो हिस्सा थे इस बिजनेस फोरम का। और हमारे ज़राए बताते हैं कि वो जिस वक्त ट्वीट कर रहे थे उस ट्वीट में एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस की वजह से जेल में मौजूद है। हालांकि एहसन इकबाल साहब को हकाइक भी अवाम के सामने रखने चाहिए कि बानी पीटीआई नहायत ही एक बेहुदा इद्दत में निकाह केस की वजह से जेल में इस वक्त बंद हैं। दूसरी जानिब बात करेंगे बानी पीटीआई के ही एक्स अकाउंट से पोस्ट की गई ट्वीट पर एफआईए की जानिब से तहरीक इंसाफ क़यादत को नोटिस जारी किए गए थे, जिस पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन साहब की जानिब से दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को किसी भी कार्रवाई करने से रोक दिया और हुक्म इम्तना जारी करते हुए एफआईए को 25 जून तक जवाब जमा कराने की मोहलत दी है। इससे कबल चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब एफआईए में पेश के ऑपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब उमर अयूब साहब ने एफआईए में पेश होने के बजाय एफआईए को ही कानूनी नोटिस भेज दिया। नोटिस में उमर अयूब ने कहा कि एफआईए ने हत्तक आमेज नोटिस भिजवाया जिसमें मुबिम, मशकूक और गैर कानूनी सवालात पूछे गए। नोटिस सकूत ढाका से जुड़े वाकयात से मुतालिक है जिस पर हुकूमत ने कमीशन कायम किया। कमीशन ने 1972 में अबूरी, 1974 में मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराई। रिपोर्ट को ना मुस्तरद किया गया और ना ही इसके मंदरजात की तरदीद की गई। कमीशन ने जनरल याया खान और जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी के बयानात कलम बंद किए। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट का बीना डिवीजन में मौजूद है। नोटिस में कहा गया कि एफआईए ना तो तारीख दानों पर मुश्तमिल महकमा है, ना ही अदालतों से बाला कोई इदारा। इस नोटिस का मकसद बानी पीटीआई और पार्टी सेक्रेटरी जनरल को इंतकाम में निशाना बनाना है। उमर अयूब का नोटिस में मजीद कहना है कि एफआईए जवाब की तैयारी के लिए हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल फराहम करे। हम नोटिस के जरिए किए गए प्रोपेगेंडे का मामला पार्लियामान समेत अदालतों में उठाने का हक रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अदालती रिपोर्टिंग की बात करें तो अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ सहाफती बरादरी की दरख्वास्तों पर खुशाइंद रिमार्क सामने आए कि अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं है। मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है। पाबंदी रिपोर्टिंग पर नहीं बल्कि गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत लाइव नशर करने की केपी हुकूमत की दरख्वास्त जो 4-1 से मुस्तरद हो गई थी, उस फैसले में इख्तिलाफ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब था और आज 10 नुकात पर मुश्तमिल उनका इख्तिलाफी नोट भी सामने आया है जिसमें जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्या अवाम को सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त नशरियात तक रसाई ना देने की कोई ठोस वजह मौजूद नहीं, बल्कि इससे जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में तय किए गए उसूलों की खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल से महरूम रखा गया और भुट्टो को जो नुकसान पहुंचा उसका मदावा नहीं हो सकता। फाजिल जज ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ भी कोई आम मुजरिम नहीं थे, दोनों रहनुमा अवामी नुमाइंदे थे, दोनों को तज़हीक का निशाना बनाया गया। जैसे अतर मिनल्लाह ने कहा कि हैरानी की बात है कि एक और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुतादिद ट्रायल्स चलाए जा रहे हैं जिनमें से कुछ में उन्हें सज़ा हो चुकी है। हालिया आम इंतखाबात से साबित हुआ कि बानी पीटीआई के भी लाखों सपोर्टर्स हैं, वो कोई आम मुजरिम या कैदी नहीं हैं। उन्होंने लिखा कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों की तज़हीक और उनको हरासा किए जाने में एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया का गठजोड़ रहा है। गैर इम्तियाजी सलूक की वजह से अवाम की नज़र में नैब की साख और गैर जानबदारी को शदीद नुकसान पहुंचा। नैब कानून के सबब लोगों को कई माह और कई साल तक गिरफ्तार रखा गया नैब की जानिब से। और इख्तिलाफी नोट के मुताबिक बानी पीटीआई ने कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ को एक इंटरव्यू में सुपर किंग करार दिया और कहा कि कमर जावेद बाजवा जो नैब को कंट्रोल कर रहे थे, जबकि नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी कहा कि वो नवाज शरीफ साहब की भी एक स्टेटमेंट सामने आई थी उनकी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से, जब उन्होंने खिताब किया और कहा कि पार्लियामेंट को कोई और चला रहा था। एक तरफ इदारों में टकराव है नाजी, तो दूसरी जानिब सियासी जमातों के दरमियान भी एक तनाव की सूरत हाल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद की सियासत में नफरत की वजह से अवाम नाउम्मीद हो चुकी है। जो इस्लामाबाद में
پولرائزڈ اور ہائپر پارٹیزن نفرت کی سیاست چل رہی ہے، اس سے وہ بہت ہی مایوس ہے، اور سچ تو یہ تو پورا ملک مایوس ہے اس قسم کی سیاست سے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ نفرت کی سیاست کر کون رہا ہے؟ دوسری جانب حکومتی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی مسلم لیگ نون کی بات کریں تو وہ بانی پی ٹی آئی کی عوامی مقبولیت کا اعتراف تو کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ ریاست کمزور ہو گئی، بانی پی ٹی آئی بھاری ہو گیا، ریاست انصاف کے لیے بھیک مانگ رہی ہے۔ اور سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی تمام تر کوششوں کے بعد ڈائیلاگ کے پروسیس سے ہی نا امید نظر آنے آئے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کی کوشش کر رہا ہوں مگر کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ صرف کوشش کر رہا ہوں، نتیجہ نہیں نکل رہا۔ یہ وہ امتحان ہے جس میں بچہ مسلسل پیپر لکھتے چلا جا رہا ہے نا، امتحان ہی نہیں ہو رہا۔ میں تو ہمت ہار گیا ہوں کہ احتساب کرنا پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ اور ناظرین ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں رؤف حسن صاحب، ترجمان پاکستان تحریک انصاف۔ رؤف صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ آئی ایم ویری ویل، ہاؤ آر یو؟ ہم اوکے۔ آج آپ ایف آئی اے میں پیش بھی ہوئے ہیں، اگرچہ آپ کو کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف تو 25 جون تک ضرور مل چکا ہے، لیکن ایف آئی اے میں جو آپ پیش ہوئے تو کیا سوال پوچھے گئے ہیں؟ آڈینس وڈ آلسو لائک ٹو نو۔ ہاں، پتہ نہیں اور کہاں پیشی اب ہونی ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ کراس فائر میں آ چکے ہیں۔ مطلب کوسچنز انہوں نے کیا پوچھنے تھے جی؟ وہی جو تھا ویڈیو جو ہے اس کو چلا کے انہوں نے مجھے سنایا اور کہا جی کہ اس کے بارے میں، کانٹینٹس کے بارے میں، کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، لائن آف ایکشن جو ہے آپ کی وہ کیا ہے، مطلب کس طریقے سے اس قسم کے جو میسیجز ہیں وہ کمیونیکیٹ ہوتے ہیں، اور آپ کی ذاتی رائے اس کے بارے میں کیا ہے، کور کمیٹی میں آپ نے ڈسکس کیا کیا تھی، وہاں کیا آیا، پارٹی کی پوزیشن کیا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ جنرل قسم کے مور فوکسڈ کوسچنز انہوں لائک کہ کیا آپ کانفرنٹیشن چاہتے ہیں، کیا انہی لائنز کے اوپر آپ کانفرنٹیشن چاہتے ہیں، کیا اس قسم کے کامنٹس سے آپ انسٹیٹیوشنز کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں، سچ لائک کوسچنز وچ آئی واز ایکسپیکٹنگ ایز اے میٹر آف فیکٹ۔ وہی ایک روٹین قسم کی وہ ہوتی ہے، اور جو ٹو دا بیسٹ آف مائی knowledge and my ability I responded. So could you پھر بلائیں گے، پھر چلے جائیں گے ان کے پاس۔ ان سوالات کی نوعیت سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انکلینیشن آخر ہے کس طرف؟ دیکھیے وہ لازمی بات ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کریں گے، کیونکہ خان صاحب ایک مقدمہ رہ گیا ان کا عدت کا، وہ 7 تاریخ کو لگا ہوا ہے، اور اس میں بھی کوئی نہ سر ہے اس کا نہ پیر ہے، تو وہ بھی کریش کر جائے گا، باقی 3 کر چکے ہوئے ہیں کریش۔ تو نظر آ رہا ہے کہ جو شدت آ رہی ہے اس وقت ان کے رویوں میں، اس سے وہ ہے کہ عدت کے کیس کے فیصلہ ہونے کے پہلے وہ خان صاحب کو کسی اور مقدمے میں جو ہے وہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ شو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کچھ نہ کچھ بنا دیں گے۔ رائٹ، اور جس کے خدشات آپ پہلے سے بھی اس کا اظہار آپ کر رہے ہیں۔ جو سوالات آپ سے پوچھے گئے تو آپ نے پھر جواب دیا کیا، جس پہ کنفرنٹیشن کے بھی حوالے سے جو آپ سے سوال کیا گیا، اور آپ سے مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ویک آپ نے پروگرام میں کہا تھا آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تھی، تو آج آپ کو ویڈیو دکھائی، آج آپ نے پہلی دفعہ وہ ویڈیو دیکھی؟ نہیں، میں نے جا کے جس کاشف کے پروگرام میں گیا تھا، اس کے بعد میں نے ویڈیو جا کے دیکھ لی تھی، اور اس کے بعد اس کو ڈیٹیل میں کور کمیٹی میں بھی ہماری میں ڈسکس ہوا تھا، تو آج انہوں نے بھی مجھے کہا نہیں آپ دیکھ لیجئے دوبارہ، پھر میں نے پھر دیکھی وہ ویڈیو۔ اس کے بعد جوابات جو روٹین کے جوابات تھے وہی تھے جو فیکٹ بیسڈ جوابات تھے۔ دا فیکٹ نو دیٹ میری ڈومین میں نہیں آتا، میرا جو سوشل میڈیا کو میں کنٹرول نہیں کرتا، اور اس کا ایک اپنی پوزیشن ہے، بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے ان کی پارٹی میں، اور یہ بھی ان کو بتایا کہ خان صاحب کو میں کل ملوں گا، اور ایک میکنزم ہم سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ فلٹرنگ ہو جائے تھوڑی سی، یعنی کہ ملٹیپل اوپینینز آ جائیں اور اس کے بعد اس قسم کا فیصلہ ہو، کیونکہ کور کمیٹی میں بھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جی ہم نے وہ پارٹی ڈائریکٹو کے طور کے اوپر اس کو اون کیا، لیکن اس کے جو وہ پورشنز تھے جس کے بارے میں چند لوگوں نے اظہار خیال بھی کیا، وہ ہم نے لیگل کمیٹی کو فارورڈ کیے تھے تاکہ ان کی انپٹ جو ہے وہ ملے، اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں کہ ان کو کیا اپلوڈڈ رہنا چاہیے یا ہم اس کو آف لوڈ کرتے ہیں، اس کو آف لوڈ کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ وہ لیگل کمیٹی کی انپٹ کے اوپر ہے، وہ تو ان کے اوپر آئے گا۔ بٹ رؤف صاحب، اگر جب آپ کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے بھی، اور جو ڈیلیگیشن جب مل کے بھی باہر آتا ہے تو وہ سوشل میڈیا کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، خان صاحب بار بار سلام بھجوا رہے ہیں اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو، دیٹ آلسو ریفلیکٹس کہ
यू आर स्टैंडिंग बाय योर पोजीशन, आप खान साहब अपने मौकिफ पे कायम हैं। मैं इस सवाल के ऊपर कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कल मैं जब मिल रहा हूँ तो मैं उनसे ये सवाल भी करना चाहूँगा कि ये जो मैसेजेस आ रहे हैं वो क्या उन्हीं के हैं। मैं ये भी सवाल करना चाहूँगा उनसे, वो मैं देखना चाहता हूँ। मैं फॉर माई पर्सनल सेटिस्फैक्शन सोशल मीडिया टीम को जो I want to assure myself, you know, that this is all coming from Khan Sahab himself. बट रऊफ साहब, पर्सनली आपका ओपिनियन क्या होगा? क्या कॉन्फ्रंटेशन और इस तरह से आगे बढ़ा जाए और उसी में बेहतरी हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? मेरा ओपिनियन अलीना जो है वो, और भी कुछ लोगों का ओपिनियन है, उसमें यह है कि जहाँ कि हमने एक तरफ प्रिंसिपल्ड पोजीशन जो है अपनी उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि हमें एक्सेसिवली कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच भी अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। सो हमें कहीं दरमियान में होना चाहिए कि जो वो एक ऐसी पोजीशन जो कि हमारी प्रिंसिपल पोजीशन जो है, प्रिंसिपल्स जो हमारे हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और उसके साथ साथ उन्होंने आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं उनको भी मफकूत ना करें, उनको बंद ना करें। राइट, ये मेरी बड़ी सिंपल वर्ड्स में, यू नो, मैं आई लुक एट इट दैट वे। राइट रऊफ साहब, लेकिन जहाँ पर हम बात करें कि आप तो बहरहाल एफआईए की टीम के आगे पेश हो गए, उमर अयूब साहब पेश नहीं हुए, उन्होंने उल्टा उनको एफआईए को नोटिस कर भेज दी है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, वो कहते हैं कि जी पहले तो उनको भेजी जाए ताकि वो उसको देखें और उसके बाद वो अपना रिस्पॉन्स उस पर देंगे। आपने भी कोई इसी किस्म की कोई डिमांड की है, या आर यू सीकिंग द सेम? देखिए, हमूदुर रहमान कमीशन जो है वो एक नेशनल डॉक्यूमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 71 की वॉर के बाद एक कमीशन कायम किया था। हमूदुर रहमान साहब बहुत ही रिस्पेक्ट वर्दी एक जज थे उनकी सरबराही में, और वो रिपोर्ट आई। ये जो हमारा सारा कुछ है ये एक्सट्रैक्ट्स उसी से ही हैं। मेरा ख्याल है कि एक तो ये होना चाहिए कि वो उसको पब्लिक करें, लेट द पीपल ऑफ दिस कंट्री नो कि क्या हुआ था, क्या हकायक थे, क्या होता रहा ईस्ट पाकिस्तान, फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश में। और एक और बात जो कि मैं ज़ाती तौर के ऊपर बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हमें उस रिपोर्ट से सबक सीखना चाहिए कि हमने जो गलतियाँ तब की उनको हम दोहराएं नहीं। ये खान साहब का भी नैरेटिव है, एक्चुअली यही नैरेटिव उनका है जिसको कि हम सब सपोर्ट करते हैं, कि हमने जो माजी में गलतियाँ की हैं अनफॉर्चुनेटली हमने उनसे सीखा नहीं है बल्कि उनको दोहराया है। इसी वजह से जो रियासत है वो नीचे जाती जा रही है। तो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें बहुत सारे हमारे लिए अस्पाक हैं, और वो अस्पाक हमें देखने चाहिए, और एक कॉन्शियसनेस जो है, नेशनल कॉन्शियसनेस जो है उसको हमें इंटेंसिफाई करना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए, ताकि एक चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम है वो इन प्लेस हो जाए अवाम की तरफ से। राइट, बट डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट ने तो कभी उसको पब्लिक भी नहीं किया। अब किस तरह से वो उमर अयूब साहब या किसी और को ये रिपोर्ट हैंड ओवर कर सकते हैं या दे सकते हैं? प्राइवेट पब्लिशर्स नहीं, हमेशा से जो एग्जर्प्ट्स भी उसके कोट होते रहे हैं वो प्राइवेट पब्लिशर्स की तरफ से जो बातें जो सामने आई हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट तो कभी भी नहीं चाहेगी भी। देखिए, लियाकत अली खान को मर्डर किया गया, कुछ नहीं पता चला। बेनज़ीर को मर्डर किया गया, कुछ नहीं पता चला। ये जो हैं भुट्टो साहब को हैंग किया गया, वो अब रिविजिट हो गया है, उसको वो वर्चुअली जुडिशल मर्डर कह रहे हैं। इसके अलावा और भी इस तरह की बहुत सी ट्रेजेडीज़ हुई हैं जो कि हमें, APS की ट्रेजेडी है वो आपने देखा है, एबटाबाद कमीशन बना वो है। ये जब कमीशन बनते हैं तो उसका मकसद क्या होता है? कमीशन का मकसद ये होता है कि जी उसके जो कंटेंट्स हैं वो पब्लिक किए जाएंगे ताकि पब्लिक कॉन्शियसनेस जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए, और वो एक किस्म का प्रेशर हो रियासत के ऊपर ताकि वो गलतियां दोहराई ना जाएं। तो अगर हमने ये काम करने ही नहीं तो फिर कमीशन बनाने की ज़रूरत क्या है? फिर उनको छोड़ दो। तो मैं तो स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इन तमाम कमीशंस की रिपोर्ट्स जो हैं उनको पब्लिक करना चाहिए ताकि वो पब्लिक डोमेन में आएँ, लोग वो पढ़ें, उनसे सबक सीखें, उनसे अपनी आगाही जो है उसका लेवल इंक्रीज़ करें, सारा कुछ करें, उनको पता चले कि इस मुल्क में क्या होता रहा है, उसमें छुपाने की क्या बात है, सबको पता है, सबको पता है। तो मेरा ख्याल है कि उमर अयूब साहब ने ठीक किया है कि उनसे कॉपी डिमांड की है तो उनको दें वो कॉपी। ये आसानी से उनको दे देंगे? आई डोंट नो कि क्या होगा। रवैये तो ये लोग सारे, इनके रवैये तो बड़े सख्त होते हैं, लेकिन देखते हैं। बस मैं तो गौर साहब चले गए थे, गौर साहब भी गए थे, उन्होंने भी कुछ वक्त गुजारा, मैंने भी कुछ वक्त गुजारा, उनसे भी सवाल हुए, उन्होंने जवाब दिए, मुझसे सवाल हुए, जवाब दिए। बट ये ताहाल अभी तक नहीं पता चल सका कि ये ट्वीट भी किसने की है? नहीं, अभी तक नहीं पता चला जी। वो लीगल कमेटी के पास गई हुई है, और कल खान साहब जो है उनके पास भी जाएंगे, और ये इंशाल्लाह ताला उनसे ये बात डिस्कस होगी। और ये बाहर से ही हुई है, जो लाइक यू सेड कि सोशल मीडिया तो ऑपरेट ही वॉलंटियर्स कर रहे हैं और बाहर से कर रहे हैं मुझसे। देखिए अलीना, उसकी एक बैकग्राउंड है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सब लोग यहाँ काम करते थे, बल्क ऑफ टाइम यूज्ड टू वर्क इन पाकिस्तान, लेकिन जब वो पकड़ दकड़ शुरू हुई ना हमारी हुकूमत डिसमेंटल होने के बाद और खासकर 9 मई के बाद, तो सब लोग अपनी जानें बचा के बाहर भागे हुए, और हमें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है, वो कहाँ लोकेटेड है। हमारे पास नहीं है उनकी कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट दैट कि दे हैव कंटिन्यूड टू डू द वर्क दैट दे वर डूइंग फ्रॉम पाकिस्तान।
तो वही लोग हैं, वो कर रहे हैं. तो रियासत को ज़रा अपने चेहरे भी देखना चाहिए ना शीशे में कि क्यों ये लोग गए हैं, क्यों रियासत की फस्तायत जो है वो इस बहुतात में हमारे ऊपर उसका नज़ूल हुआ है कि जी वो लोगों को भागना पड़ा है. बिल्कुल वैसे जैसे कि हमारी बल्क ऑफ द टॉप लीडरशिप ईदर फ्लड द कंट्री और दे वेंट अंडरग्राउंड. आपके सामने है कि कोई भी जाके वो एक्सपीरियंस जो है, जो लोग गए हैं, जो जिस एक्सपीरियंस से वो गुजरे हैं, कोई भी उस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरना चाहता. तो ये भी चीज़ है ना, जैसे 1971 की वॉर के दो साइड्स हैं, राइटली सो, दो साइड्स हैं. एक हमारी गलती है, एक मुक्ति बाहिनी का, इंडिया का रोल, बहुत कुछ और है. तो दो साइड्स होती हैं. इसी तरह से ये जो सिचुएशन है कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी भी दो साइड्स हैं. जहां आप बड़ी जल्दी से इस किस्म की सिचुएशन जो है, इस किस्म के ट्वीट या इस किस्म की वीडियोस में फॉल्ट तलाश करते हैं, क्या वहां ये भी मुनासिब नहीं होगा कि अपने कॉन्डक्ट का भी जायजा लें कि क्या करते रहे आप, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्यों लोग रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों लोग इस एक्सट्रीम के ऊपर जा रहे हैं. तो मैं चाहूंगा कि मतलब मैं आई एम वन ऑफ दोस पीपल बेसिकली, मैं कहता हूं कि सैनिटी शुड वर्क, सैनिटी. And like your party founder, he's already termed it as absolute nonsense. उन्होंने तो इस पूरे मामले को, इस ट्वीट के जो पूरा मैटर है, इसको absolute nonsense करार दिया था गुज़िश्ता हफ्ते ही. उनकी इंस्ट्रक्शंस अब आपको कल पता चलेंगी ऑलरेडी, कल या कोई इंस्ट्रक्शंस आई हैं इस मामले के हवाले से? जा रहा हूँ मैं, उसमें ये सब चीज़ जो है इसका आई होप वी गेट इनफ टाइम, बिकॉज 20 मिनट के बाद उन्होंने लोग हमें वर्चुअली हाथों से पकड़ के बाहर निकाल देते हैं वहाँ से. वी नीड सम टाइम विद हिम एंड सो दैट वी कैन टेक डिसीजंस कि किस तरीके से चीज़ें रेगुलेट होनी है. राइट. रऊफ साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब बड़ी बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में नफरत की सियासत चल रही है. ये कौन कर रहा है नफरत की सियासत? बिलावल भुट्टो साहब कर रहे होंगे, उनको पता तो है, पूछा जाए उनसे कौन कर रहा है. हम तो कम से कम नफरत की सियासत नहीं करते हैं. हम तो चाहते हैं कि कोई रेकन्सिलिएशन हो जाए. तो रेकन्सिलिएशन के लिए तो फिर आपको पॉलिटिकल एंटिटीज के साथ बैठना. 3 लोग देखें ना, मैंडेट चोरों से तो बात नहीं हो सकती ना, पॉलिटिकल पार्टी से बात हो सकती है. ये तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ये तो मैंडेट चोर हैं. इन्होंने तो आवाम का मैंडेट चुराया हुआ है, जिसकी वजह से ये आज हुकूमत में बैठे हुए हैं. तो इनसे तो बात हो ही नहीं सकती है. बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से हम एंगेज्ड हैं. हर पॉलिटिकल पार्टी से बात हो रही है हमारी, हर पॉलिटिकल पार्टी से विदाउट एक्सेप्शन सबके साथ एंगेज्ड हैं. सो पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन, इनसे बिल्कुल भी बात नहीं. बाकी भी स्टेक होल्डर्स हैं. अभी देखिए डॉक्टर अलवी साहब गए थे, लाहौर के ट्रिप के ऊपर गए थे, उसके बाद वो इवन ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड. वैसे वो बड़े मायूस हैं कि उन्होंने मुज़ाकरात की बड़ी कोशिशें वो कर रहे हैं और इससे कोई नहीं मायूस नहीं है. उनको रिस्पांस मिला है फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज़. बहुत देखने वाली बात है. बिजनेस कम्युनिटी से सब कुछ, जहाँ भी वो गए हैं वहाँ लोगों की बातें सुने आप. जो मुझे कल आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला भी साथ हो गए. आई एम गोइंग टू बी विद देम फॉर 2 or 3 days एंड वी आर गोइंग टू विजिट सम होम्स. जो लोगों का इस वक्त फीलिंग्स हैं मुल्क के बारे में, यहाँ जो हो रहा है, जो कॉन्फ्रंटेशन क्रिएट की जा रही है, कॉन्फ्रंटेशन हम नहीं क्रिएट कर रहे. कॉन्फ्रंटेशन वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कि बेसिकली लोगों का मैंडेट चुराया हुआ है. कॉन्फ्रंटेशन उनकी वजह से हुई हुई है और ख़त्म करनी चाहिए. उन्हीं को ख़त्म करनी चाहिए. उनको चाहिए कि जी वो छोड़े. मैं तो उनको अभी ममालिक के प्रोग्राम में बैठा था, मैंने कहा जी छोड़े अपना जो ये चोरी का मैंडेट है, फोरफीट करें, नया इलेक्शन करवा लें. चले इसको भूल जाते हैं, नया इलेक्शन कराएं, हम चलते हैं नए इलेक्शन में चलते हैं. आपको अपनी सीट्स रिक्लेम नहीं करनी, आप कहते हैं फ्रेश इलेक्शन. अगर चाहते हैं उसमें वो कंफर्टेबल है तो वो कर लें. हम तो तैयार हैं, हर चीज़ के लिए तैयार हैं. सो पहले तो खैर बहरहाल इनके पास इतने फंड्स नहीं थे. 46, 47, 48 के ऊपर भाग गए और वो ट्रिब्यूनल्स चेंज करने के पीछे पड़ेंगे. उसी दे लूजिंग ऑन एवरी फ्रंट बिकॉज वी हैव डेटा विद अस. और आज इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ. ब्रेक के बाद हाजिर हो.